एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का इस वीडियो का टॉपिक है वह सेंटर टीईटी की तैयारी से संबंधित है। जी हाँ, अगर आप डीएलएड या बीएड कर चुके हैं या फिर डीएलएड या बीएड कर चुके हैं, अगर आप सेंटर टीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो को आप ध्यानपूर्वक कम से कम 3 बार अवश्य सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से अति महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के क्वेश्चन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन जो है आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि परीक्षा में आने की इनकी काफ़ी संभावना है। और समय को देखते हुए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाने में पे बहुत समय लगता है। इसीलिए हम जो है वन लाइन अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रश्न और उत्तर साथ ही बता देंगे। इससे होगा क्या कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पार करेगा। तो कम से कम आप 3 बार 4 बार सुन लेते हैं तो इसमें से 50% तो क्वेश्चन याद ही हो जाते हैं। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा बार सुनते हैं अगर आप इसको खाली सिर्फ, तो आपको अधिकांशतः क्वेश्चन इससे याद हो जाएंगे। और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछता है, परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप उनका हल जो है कर पाएंगे। तो समय को हम बर्बाद न किए, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये फास्ट लगे या किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से हमको बताएं कि आपको इस वीडियो से किस प्रकार की समस्या आ रही है, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हम अपने इस वीडियो में सुधार करेंगे। क्योंकि अगर विद्यार्थी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ तो ऐसे प्रकार के हमारे परिश्रम से कोई लाभ जो है नहीं होने वाला है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय को सिद्ध करता है। क्वेश्चन सुन लीजिए कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय को सिद्ध करता है, और इसका जवाब है अव्ययवाद। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी वह है जो गुरु को विद्या का धनी समझकर उनसे विद्या भी याचना करता है, यह किस में लिखा गया है। क्वेश्चन सुन लीजिए, विद्यार्थी वह है जो गुरु को विद्या का धनी समझकर उनसे विद्या की याचना करता है, यह किस में लिखा गया है। और इसका सही जवाब है शास्त्रों में। ध्यान दीजिए, हम मात्र 4-5 सेकेंड का समय देते हैं। अगर क्वेश्चन आपको याद होगा तो आप मन में ही सोचकर समझ सकते हैं कि आपने जो है कितने उत्तर सही दिए। अगला क्वेश्चन है अंतर्दर्शन। सुन लीजिए, अंतर्दर्शन की क्रिया में मानव की कौन सी भावनाएं काम करती है। अंतर्दर्शन की क्रिया में मानव की कौन सी भावनाएं काम करती है। इसका सही जवाब है अमूर्त। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रचलित विधियां हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रचलित विधियां हैं, यानी कौन प्रचलित विधियां हैं, जिसका जवाब है अंतर्दर्शन विधि एवं बहिर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन है बहिर्दर्शन में निरीक्षण किया जाता है। बहिर्दर्शन में निरीक्षण किया जाता है, इसका सही जवाब है दूसरों का। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य या घटना के प्रति हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अपने ही अंतःकरण या मन में विश्लेषण करके किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कहलाता है। पुनः सुन लीजिए ध्यान से, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि किसी कार्य या घटना के प्रति हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अपने ही अंतःकरण या मन में विश्लेषण करके किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचना ही कहलाता है। और सही जवाब है आत्मा। अगला क्वेश्चन है मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार में से निर्णायक तत्व किसे माना जाता है। सुन लीजिए क्वेश्चन, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार में से निर्णायक तत्व किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब है बुद्धि। अगला क्वेश्चन अंतर्दर्शन विधि में गुण है। अंतर्दर्शन विधि में गुण है, और इसका सही जवाब है प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन सुन लीजिए कि अंतर्दर्शन विधि में गुण है, और इसका सही जवाब है इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक,
मानसिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं। इसका सही जवाब है विशिष्ट बालक। अगला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। इसका सही जवाब है अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक उपागम के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक उपागम के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब है फ्रायड। अगला क्वेश्चन शिशु अवस्था की आयु मानी जाती है। शिशु अवस्था की आयु मानी जाती है। इसका सही जवाब है जन्म से लगभग 3 वर्ष तक। अगला प्रश्न है बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर उसे किसका दूध दिया जाना चाहिए? बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर उसे किसका दूध दिया जाना चाहिए? और इसका सही जवाब है बकरी का। मतलब कि माता के दूध के बाद बकरी के दूध काफ़ी पौष्टिक होता है जो माता के दूध से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? सही जवाब है 3 महीना में। अगला प्रश्न है जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? सही जवाब है 3 से 6 किलोग्राम। ये एरिया पर डिपेंड करता है और जनरेशन पर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है? जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 1/1/3 से 1/1/2 फीट तक। अगला प्रश्न है जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है, जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन कि जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वमुखी बढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है वृद्धि। अगला क्वेश्चन है बौद्धिक शब्द किससे बना है? क्वेश्चन सुन लीजिए बौद्धिक शब्द किससे बना है? तो इसका सही जवाब है बुद्धि से। अगला प्रश्न है बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है? बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है? और इसका सही जवाब है प्रत्यक्षात्मक। सुन लीजिए बालक अपने शिशु अवस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है? सही जवाब है प्रत्यक्षात्मक। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है और इसका सही जवाब है बालक, यानी कि बालक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। अगला प्रश्न है शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? क्वेश्चन एक बार पुनः सुन लीजिए। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? और इसका सही जवाब है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो इसका सही जवाब है पीनियल ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न है बालक की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन सुन लीजिए बालक की वृद्धि रुक जाती है और इसका सही जवाब है मतलब क्यों रुक जाती है? तो सही जवाब है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद।
मतलब कि शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बालक की वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है 4 भागों में। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय है। बाल्यावस्था का समय है मैंने कब से कब तक? तो 5 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था कहा जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े थे कि शिशु अवस्था काल क्या है, तो उसमें हमको 3 बताए थे, तो कहीं कहीं दिया हुआ है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि एक जन्म से लेकर 5 साल तक जो है शिशु अवस्था है और 5 से 12 तक जो है बाल्यावस्था है। तो ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। सुन लीजिए क्वेश्चन, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, और सही जवाब है बहिर्मुखी व्यक्तित्व से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का पूर्वानुमान कर सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का पूर्वानुमान कर सकता है? सही जवाब है संबंधों को ज्ञान करने का। आपको बताते चल रहे हैं कि इसमें जो हम किसी प्रकार का शब्द लिख नहीं रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि देखकर पढ़ने से तो आपके पास बहुत सारे किताब होगा। आप सिर्फ इसको ईयरफोन के माध्यम से जैसे भी सिर्फ सुनिए, 3-4 बार 6 बार 7-8 बार अगर इसको सुनते हैं तो इतने सारे प्रश्नों में से 50% तो 2 बार सुनने में याद ही हो जाएगा। अगर परीक्षा में आ गए तो उसका जवाब सही ढंग से दे सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने किसी प्रकार के इसमें लिखने का प्रोसेस जो नहीं किया है, क्योंकि यह वीडियो कह सकते हैं सिर्फ ऑडियो ही है, जिससे कि विद्यार्थी को ध्यान लगाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनकर ही इसका लाभ ये उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, यह कथन किसका है? और इसका सही जवाब है ट्रो का। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह मत किसका है? मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे ऐसा ही बना दूंगा। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है वाटसन का। वाटसन ने कहा है कि तुम बालक मुझे दो और तुम जैसा चाहो वकील, इंजीनियर, डाकू, मैं उसे वैसा बना दूंगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है तभी लोग मानते हैं कि, क्या मानते हैं? क्वेश्चन सुन लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि तभी लोग मानते हैं कि, क्या मानते हैं? तो सही जवाब है जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। सुन लीजिए एक बार, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि तभी लोग मानते हैं कि जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है, और व्यवहार सभी जगह है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। यह कथन किसका है? और इसका सही जवाब है यह कथन स्किनर का है। एक बार रिपीट कर देते हैं, चूँकि स्किनर का है तो आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनोवैज्ञानिक। इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। यह कथन है स्किनर का। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है VVI कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री कौन था? शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतिवादी विश्व शिक्षा शास्त्री कौन था? इसका सही जवाब है प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री कौन था? तो इसका सही जवाब है रूसो। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान कौन है? और इसका सही जवाब है पेस्टालॉजी। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती।
क्वेश्चन सुन लीजिए, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन है किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? तो सही जवाब है क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। मतलब कि यह जवाब हुआ। सुन लीजिए, क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? यह मानसिक विकास है। अगला क्वेश्चन, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, और इसका सही जवाब है 11 वर्ष की आयु में। मतलब कि 11 वर्ष की आयु के बाद या 11 वर्ष से बालक में तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोलोसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। क्वेश्चन सुन लीजिए, एडोलोसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सही जवाब है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, यह कथन है। किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब है किलपैट्रिक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिए, रिपीट करते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, यह किसका कथन है? तो किलपैट्रिक का। मतलब किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। अगला क्वेश्चन, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्ति भिन्नता का अंश है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्ति भिन्नता का अंश है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब है स्किनर का। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है, उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिपीट कर देते हैं। जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है, उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, यह कथन किसका है? और इसका सही जवाब है ड्यूबी का। जॉन ड्यूबी का यह जो है कथन है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण बाहरी वस्तु है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह विचार किसका है? आंसर है यह विचार रॉस का है। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन सुन लीजिए, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है, यह कथन किसका है? सही जवाब है हरलॉक का। आपको बताते चलें कि ये जो क्वेश्चन नए प्रश्न जुड़े गए हैं, इसमें अधिकांशतः नए नए प्रश्न हैं जो सीटेट की परीक्षा में काफ़ी आने की संभावना है। साथ ही स्टेट में भी इसी से प्रश्न जो है आपके पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किए किसने? वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किए? सही जवाब है मेंटल ने। अगला प्रश्न, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, यह कथन है एनास्टासी का। एनास्टासी का। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह विचार है किसका? क्वेश्चन सुन लीजिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह विचार किसका है? तो सही जवाब है बीएन झा का। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसका है?
पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। कथन किसका है? और इसका सही जवाब है रॉस का। आपको बताते चलें कि जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं यह कहीं न कहीं के टीईटी में अवश्य रूप से पूछे गए हैं। क्योंकि सबका हम नाम रखेंगे और साल का नाम रखेंगे तो उसी में ज़्यादा समय बीत जाएगा, इसलिए हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन क्वेश्चन किस साल में और किस स्टेट के टीईटी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह मत किसका है कि शिक्षकों को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। यह मत किसका है कि शिक्षकों को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए? और इसका सही जवाब है मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? सही जवाब है मनोवैज्ञानिक उपचार। अगला प्रश्न इस प्रकार है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? क्वेश्चन सुन लीजिए कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? और सही जवाब है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन आंसर सुन लीजिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? सही जवाब है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? और सही जवाब है सामूहिकता की भावना। सही जवाब है सामूहिकता की भावना। क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? और सही जवाब है सामूहिकता की भावना। अगला प्रश्न है, बालक से यह कहना कि घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? बालक से यह कहना कि घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? सही जवाब है निषेधात्मक। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? सही जवाब है पूर्व बाल्यावस्था तथा उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? तो यह है बर्नी का। क्वेश्चन सुन लीजिए, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? तो यह है बर्नी का। अगला क्वेश्चन है, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है मैकडूगल का। अगला क्वेश्चन है, संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है। सुन लीजिए, संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है और इसका सही सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है कि संवेगहीन व्यक्ति को पशु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के तात्पर्य क्या है? सही जवाब है यह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है वह विकास है। अगला क्वेश्चन, एज ऑफ प्यूबर्टी। सुन लीजिए, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? सही जवाब है पूर्व किशोरावस्था। एज ऑफ प्यूबर्टी क्या कहलाती है? तो पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है अभिवृद्धि। अगला प्रश्न इस प्रकार है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब है 4 भागों में। अगला प्रश्न इस प्रकार है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं
विकास की शुरुआत होती है और इसका सही जवाब है जन्म से पूर्व। अगला प्रश्न इस प्रकार है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो सही जवाब है हॉलॉक का। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? सही जवाब है क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। सुन लीजिए क्वेश्चन। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? और सही जवाब है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है? किस अवस्था को यौवन और बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है? और इसका सही जवाब है किशोरावस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। पुनः आपको बताते चलें कि इस वीडियो को कम से कम आप 5 बार अवश्य सुनिएगा। 5 बार सुनिएगा तो निश्चित रूप से 70% इसे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इसी को देखते हुए हम खाली ऑडियो बना रहे हैं कि इसको आपको पूरे ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष के बीच लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? किस वर्ष के बीच लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं? और यह सही जवाब है इसका 12 से 14 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। मानव विकास में इस अवस्था का विशेष महत्व है। यह 13 से 19 वर्ष की आयु का काल होता है, इसीलिए इसे टीनेज भी कहा जाता है। यह मत किसका है? सुन लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। मानव विकास में इस अवस्था का विशेष महत्व है। यह 13 से 19 वर्ष की आयु का काल होता है, इसीलिए इसे टीन एज भी कहा गया है। यह मत है किसका? सही जवाब है कुलहन का। क्या नाम है? कुलहन। अगला प्रश्न है, किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है? तो इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका सही जवाब है मोटुम, यानी कि MOTUM से। अगला प्रश्न है, प्रेरक की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? प्रेरक की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? तो इसका सही जवाब है आवश्यकता के नहीं रहने पर शुरू नहीं हो सकती। मतलब इसका सही जवाब है आवश्यकता। अगला प्रश्न है, अभिवृत्तियों को अभिप्रेरणा का स्वरूप माना गया है। अभिवृत्तियों को अभिप्रेरणा का स्वरूप माना है, किसने माना है? और सही जवाब है मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है। यह मत है
क्वेश्चन सुन लीजिए। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होती है। यह मत है किसका? गिलफोर्ड का। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को प्रारंभ करके जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। यह विचार किसका है? क्वेश्चन सुन लीजिए। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया के प्रेरणा कहते हैं। यह विचार किसका है? सही जवाब है गुड का। अगला प्रश्न है, गेट्स ने अधिगम का प्रक्रिया में अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए हैं? गेट्स ने अधिगम के प्रक्रिया में अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए हैं? तो सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है। क्वेश्चन सुन लीजिए। प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गिलफोर्ड का। पुनः एक बार आपसे बताना चाहते हैं कि क्या ज़्यादा वीडियो हो रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो होने से क्या आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है? हम इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो बना रहे हैं कि एक वीडियो छोटा छोटा रहने पर जब समाप्त होता है तो बीच में समय की बर्बादी होती है, इसलिए लंबा वीडियो बनाए हैं। कृपया जब आपके पास ज़्यादा समय है तो इस वीडियो को देखें, अथवा बीच में पॉज करके भी आप दोबारा उसको जहाँ से देखे हैं वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं परीक्षा में आया हुआ है। सभी का एक तरह कलेक्शन हम किए हुए हैं, इसलिए सोचते हैं कि आज यह सभी क्वेश्चन जो है समाप्ति ही हो जाए, चाहे समय लगे। निश्चित रूप से विद्यार्थी भी इसका लाभ उठाएंगे। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार समय अपना निकाल कर बस इसे सुने, क्योंकि ये सभी नए प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं सीटेट की परीक्षा में, स्टेट की परीक्षा में और मनोविज्ञान वाला विषय में यह आ सकता है। और आपको रिपीट करते हैं कि सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर का मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी में से आपको इसमें से अगर पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य आपको मिल जाएंगे। चलते हैं सीधे हम आगे क्वेश्चन की तरफ। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? हम करके सीखते हैं किसने कहा है? सही जवाब है मेस ने। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध, प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है उससे मिलती है, वह होता है क्या? अनुकरण। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रेरक हैं क्या? क्वेश्चन सुन लीजिए। सामाजिक प्रेरक हैं, सही जवाब है इसका आत्मगौरव का। अगला क्वेश्चन, जैविक प्रेरक हैं क्या है? आंसर सही जवाब है इसका नींद। मतलब सामाजिक प्रेरक हैं आत्मगौरव और जैविक प्रेरक हैं नींद। अगला प्रश्न है, प्रशंसा एवं निंदा 2 ऐसे प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। प्रशंसा एवं निंदा 2 ऐसे प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है, और सही जवाब है अनुशासन की। प्रशंसा एवं निंदा 2 ऐसे प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। किसकी वृद्धि करती है? तो अनुशासन की। अगला प्रश्न है इस प्रकार, शिक्षण प्रक्रिया में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? शिक्षण प्रक्रिया में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो सबसे मेन आंसर होगा इसका कि शिक्षक। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि उत्पन्न होती है, जागृत होती है? तो सही जवाब है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। मतलब कि दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा छात्रों के अधिगम में सबसे ज़्यादा रुचि जागृत की जा सकती है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार सुन लीजिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सही जवाब है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्रों में सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है,
उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है और इसका सही जवाब है सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पूरा स्पष्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी नहीं आते हैं। ये सभी नए प्रकार के क्वेश्चन हैं और परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक 4-5 बार सुनेंगे तभी ये आपको याद हो पाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यानपूर्वक कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है किसका? स्किनर का। अगला प्रश्न है अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, क्या? अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, सही जवाब है नियोजन। मतलब कि नियोजन अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का अर्थ स्पष्ट करें। अधिगम क्या है? तो व्यक्ति के वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन जो होता है वही क्या है? अधिगम है। ऐसे अधिगम की बहुत सारे परिभाषाएं दी हुई हैं, जो अधिगम चैप्टर आपको कभी बताएंगे तो उसमें इसकी काफ़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और हमको लग रहा है कि वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट करना पड़ता है, इसलिए हम पूरे आगे जो भी शेष क्वेश्चन हम जो नोट किए हुए हैं आपको बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अधिगम का अर्थ ज्ञान के आंतरिक प्राप्त करता है। सुन लीजिए, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करता है। क्या करता है भाई? तो सही जवाब है अनुभव। मतलब अधिगम का अर्थ ज्ञान का अतिरिक्त प्राप्त करना है, क्या है? अनुभव है। पुनः सुन लीजिए, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है, क्या? अनुभव। अगला क्वेश्चन है हम करके सीखते हैं, किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम करके सीखते हैं किसने कहा? सही जवाब है योकम ने। सही जवाब है योकम ने। अगला प्रश्न है अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब है कोहलर। अगला प्रश्न है पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? सही जवाब है हॉल ने। हॉल ने पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब है स्किनर ने। अगला प्रश्न है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। सही जवाब है पारस्परिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है अधिगम का प्रमुख आधार क्या है? अधिगम का प्रमुख आधार क्या है? सही जवाब है परिपक्वता। अगला क्वेश्चन अनुभव अधिगम का प्रभावशाली घटक है। अनुभव अधिगम का प्रभावशाली घटक है। किसका प्रभावशाली घटक है भाई? तो यह जो है अधिगम का प्रभावशाली घटक है। अनुभव अधिगम का प्रभावशाली घटक है, किसका? अधिगम का। अगला क्वेश्चन अति शीघ्र सीखने का प्रभावशाली ढंग क्या है? क्वेश्चन सुन लीजिए, ढंग नहीं घटक है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अति शीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक है, कौन सा घटक है? और सही जवाब है अभिप्रेरणा। मतलब कि किसी को अभिप्रेरित कर देते हैं, अभिप्रेरित व्यक्ति हो जाता है तो जल्दी सीखता है। अगला क्वेश्चन है सीखने के मनोवैज्ञानिक कारक हैं, मतलब कौन है? सीखने का मनोवैज्ञानिक कारक हैं और सही जवाब है प्रेरणा और रुचि। अगला है अधिगम का शारीरिक कारक क्या है? अधिगम का शारीरिक कारक क्या है? तो संबंध, इसका सही जवाब है स्पर्श। अधिगम का शारीरिक कारक है, कौन है भाई? तो स्पर्श। अगला प्रश्न है क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? क्रेचमर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? सही जवाब है 3 तरह के। व्यक्तित्व कैसी अवधारणा है? क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व कैसी अवधारणा है? सही जवाब है सापेक्ष। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है। व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है, कौन भाई? तो सही जवाब है सुशील अवस्था। अगला प्रश्न लैटिन शब्द पर्सोना का अर्थ क्या है?
लैटिन शब्द पर्सोना का अर्थ क्या है? और सही जवाब है व्यक्तित्व से संबंधित है। लैटिन शब्द पर्सोना का अर्थ जो है व्यक्तित्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व की विशेषता में प्रमुख स्थान रखता है कौन? व्यक्तित्व की विशेषता में प्रमुख स्थान रखता है कौन? सही आंसर है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। मतलब शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता क्या है? व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता क्या है? सही जवाब है निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के निर्धारकों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के निर्धारकों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? और सही जवाब है 2 भागों में। अगला प्रश्न है किस कारक का प्रभाव सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक सामान्य और कम विशिष्ट होता है? किस कारक का प्रभाव सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक सामान्य और कम विशिष्ट होता है? सही जवाब है जैविक कारक। अगला प्रश्न है शरीर की दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रकाश डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। शरीर की दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। किसने कहा है? सही जवाब है वुडवर्थ ने कहा है। अगला क्वेश्चन किसने कहा है कि जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज के द्वारा जिसमें कहलाता है निर्मित और परिवर्तन किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं किसने कहा है कि जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज के द्वारा जिसमें कहलाता है निर्मित और परिवर्तन किया जाता है? किसने कहा? गैरेट ने कहा। अगला प्रश्न है व्यक्ति के जीवन में मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के जीवन में मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है समायोजन करना। अगला प्रश्न है समायोजन की प्रमुख विशेषता क्या है? समायोजन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सही जवाब है समायोजन व्यक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रतिबल के प्रकार हैं। प्रतिबल के प्रकार हैं और सही जवाब है 2। प्रतिबल के 2 प्रकार हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है आंतरिक इच्छाओं के स्रोत क्या हैं? आंतरिक इच्छाओं के स्रोत क्या हैं? सही जवाब है 3। आंतरिक इच्छाओं के स्रोत 3 हैं। अगला प्रश्न समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सही जवाब है अंतर्द्वंद। मतलब कि समायोजन की प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित अंतर्द्वंद करता है। अगला प्रश्न है व्यक्तियों ध्यान दीजिएगा व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को देखा जा सकता है और सही जवाब है इसका शारीरिक विभिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। सही जवाब है वंशानुक्रम। और अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान एवं कोई मूर्ख होता है, यह भिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है? मानसिक भिन्नता। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान एवं कोई मूर्ख होता है, यह विभिन्नता क्या कहलाती है? यह जो है मानसिक विभिन्नता कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जान रहे हैं कि आपको इतने सुनने में समस्या होती होगी, लेकिन पास होना है तो आपको कष्ट करना होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं की बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। किसने कहा है? संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं की बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। किसने कहा है? तो सही जवाब है टायल ने। अगला प्रश्न है न तो सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं और न सब कलाकार, ये विभिन्नता कहलाती है। सुन लीजिए क्वेश्चन, न तो सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं और न सब कलाकार, ये विभिन्नता कहलाती है।
और सही जवाब है विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की पहचान होती है कैसे? सृजनात्मकता की पहचान होती है, सही जवाब है नवीन परिणामों से। अगला प्रश्न इस प्रकार है जो कि सीटेट में पूछे जा सकते हैं कि व्यक्तित्व क्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। व्यक्तित्व क्रिया का महत्वपूर्ण घटक है, सही जवाब है साक्षात्कार। अगला प्रश्न है नियंत्रित निरीक्षण की आवश्यकता विधि है। नियंत्रित निरीक्षण की आवश्यक विधि है, सही जवाब है वस्तुनिष्ठ विधि। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है मनोविश्लेषण विधि आवश्यक होती है। मनोविश्लेषण विधि आवश्यक होती है स्वप्न विश्लेषण के लिए। अगला है कक्षा प्रसंग के लिए आवश्यक विधि है प्रक्षेपण विधि। कक्षा प्रसंग के लिए आवश्यक विधि है प्रक्षेपण विधि। किसने कहा कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया है? किसने कहा कि अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया है? सही जवाब है गुड ने। अगला प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, सही जवाब है सकारात्मक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है भोजन, पानी एवं हवा आदि आवश्यकताएं कहलाती हैं। सही जवाब है जैविक आवश्यकताएं कहलाती हैं। भोजन, पानी एवं हवा आदि आवश्यकताएं कहलाती हैं, सही जवाब है जैविक। अगला है क्वेश्चन अंतर्नोद को संतुष्ट करता है। अंतर्नोद को संतुष्ट करता है, सही जवाब है भोजन। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध है। अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध है और आंसर है निकटता से। अगला प्रश्न है पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग अधिगमकर्ता को करते हैं। पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग अधिगमकर्ता को करते हैं, क्या करते हैं? सही जवाब है अभिप्रेरित। अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ता के लिए अभिप्रेरक का कार्य करता है। सुन लीजिए क्वेश्चन, अधिगमकर्ता के लिए अभिप्रेरक का कार्य करता है, सही जवाब है आकांक्षा का स्तर। अगला क्वेश्चन है नैदानिक परामर्श में निहित है। नैदानिक परामर्श में निहित है, सही जवाब है उपचार। अगला है निर्देशन का अर्थ क्या है। निर्देशन का अर्थ क्या है? सही जवाब है क्षमता विकास करना। अगला प्रश्न है जेनसन तथा रिक्सियों के अनुसार, जेनसन तथा रिक्सियों के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं, सही जवाब है 5। मतलब कि जेनसन तथा रिक्सियों के अनुसार निर्देशन के 5 कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है निर्देशन की प्रक्रिया का प्रमुख आवश्यक अंग कौन है। निर्देशन की प्रक्रिया का प्रमुख आवश्यक अंग कौन है? सही जवाब है व्यक्तिगत निर्देशन। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य क्या है। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य क्या है? सही जवाब है प्रतिभाशाली बालक एवं सृजनशील बालक। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, सही जवाब है 90 से कम। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो 90 से कम। अगला है मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड है। मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड है, क्या है भाई? तो सही जवाब है मानसिक स्तर, मतलब कि इनका मानसिक स्तर बहुत निम्न होता है। अगला है मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है, सही जवाब है शैक्षणिक मंदता, मतलब कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं। दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं, सही जवाब है श्रवण एवं स्पर्श इंद्रियों से। क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में आ चुका है कि दृष्टिबाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं, मतलब कि दृष्टि से बाधित जो होते हैं ज्ञान का अर्जन कैसे करते हैं? तो सही जवाब है श्रवण एवं स्पर्श इंद्रियों से। और अंतिम क्वेश्चन है वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है और सही जवाब है भाषा बाधित। इसी के साथ ही यह ऑनलाइन अप्रोच जो है क्वेश्चन समाप्त हो रहा है और यह प्रश्न जो है अधिकांशतः किसी न किसी टेट परीक्षा में पूछा गया है।
पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो नए हैं, जो कि इस साल के सीटेट की परीक्षा में आ सकते हैं। और यह वीडियो में किसी प्रकार का विशेष लिखने की प्रक्रिया नहीं की गई है, क्योंकि इतना देर देखना संभव नहीं है और डाटा भी ज़्यादा खा रहा है। तो डाटा कम खाए और विद्यार्थी जो है सिर्फ ईयरफोन लगाकर आसानी से इसे 3, 4, 5 बार अधिक से अधिक सुनेंगे तो निश्चित रूप से इसमें से 70 से 75% क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो कमेंट करके निश्चित हमको बताएं, या इस प्रकार का और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 70 33 74 60 30 पर कमेंट करके बताएं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल एबी जानकारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दें, तभी आपको नए नए जानकारी आपके मोबाइल पर सीधे आपके पास जाएगी। या फिर आप जो है हमारा एबी जानकारी फेसबुक पेज को लाइक करें, या फिर हमारा टेलीग्राम को भी एबी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर एबी जानकारी को सर्च करके उससे आप जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये सीटेट से संबंधित जानकारी हमारी पूरी हुई। अगली जानकारी में लेके आएंगे और तब तक के लिए आप